देवगढ़। एक अंधेरा पुल, एक गोली चलती है और बस शुरू हो जाता है अपराधों का एक ऐसा जाल जो हमें सीधा ले जाता है भारतीय न्याय संहिता की गहराइयों तक। ये है राघव सिंह का मुकदमा। आज हम इसी एक काल्पनिक कहानी राघव सिंह का मुकदमा को लेकर बैठे हैं और कोशिश करेंगे कि इसके जरिए भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस के तहत आने वाले कोई 20 अलग अलग अपराध और उनकी सजाओं को समझें। हमारे पास इस कहानी का पूरा ब्यौरा है। हर घटना, हर मोड़ पर बीएनएस की कोई ना कोई धारा सामने आती है। तो आज का हमारा मकसद है कि इस कहानी के किरदारों के कारनामों से ही कानून के प्रावधानों को जानें। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, कानून की भाषा थोड़ी मुश्किल तो लगती है, पर इस तरह की कहानी, भले ये असलियत ना हो, ये बीएनएस 2023 के जो प्रावधान हैं, उनको एक आप कह सकती हैं कि प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट देती हैं। ये दिखाती है कि कानून असल जिंदगी की सिचुएशन में कैसे लागू होता है, और मुझे लगता है कि इससे आम लोगों के लिए कानून समझना आसान हो जाता है। हाँ, और कहानी की शुरुआत ही एकदम दहलाने वाली है। देवगढ़ पुल के पास रात का वक्त, राघव सिंह अपनी गाड़ी में, विक्रम शर्मा आता है, कुछ बहस होती है और राघव बिना कुछ सोचे समझे गोली चला देता है। वहीं पर मौत विक्रम की। ये सीधा सीधा हत्या का मामला है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) इसी की बात करती है। अच्छा। और कानून इसके लिए सबसे कठोर सजाएं देता है, मौत की सजा या फिर उम्र कैद, और साथ में जुर्माना भी लगता है। अच्छा। ये समाज के खिलाफ सबसे संगीन अपराधों में से है। और ये यही नहीं रुका। गोली की आवाज सुन के विक्रम का भाई अनिल जैसे ही चीखता हुआ उधर दौड़ा, राघव ने उस पर भी गोली चला दी। हाँ, अनिल जख्मी होकर गिर गया, गंभीर चोटें आई उसे। देखिए, यहाँ इरादा तो शायद मारने का ही था, पर अनिल की जान बच गई। चोटें गंभीर थीं, तो ये केस बन गया हत्या के प्रयास का, अटेम्प्ट टू मर्डर। ये आता है बीएनएस की धारा 109(1) में। अच्छा। और क्योंकि यहाँ गंभीर चोट लगी है, जैसा आप बता रहे हैं, तो सजा उम्र कैद तक भी जा सकती है। हाँ, और अगर मान लीजिए गोली चूक जाती, चोट न भी लगती, तब भी ये हत्या का प्रयास ही माना जाता। उस हालत में 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता था। कानून नियत को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। इसके बाद तो जैसे हिंसा रुकी ही नहीं। राघव ने अपने गुर्गों को भेजा। उन्होंने रमेश नाम के एक आदमी को पकड़ा और इतना मारा, इतना पीटा कि उसका हाथ ही तोड़ दिया। जी हाँ, और देखिए, हाथ का टूटना कानून की नज़र में ये एक गंभीर चोट है, ग्रीवियस हर्ट कहते हैं इसे। अच्छा, ये गंभीर चोट में आता है? हाँ, हड्डी का टूटना या शरीर के किसी अंग का काम करना बंद हो जाना या लंबे समय के लिए खराब हो जाना, ये सब इसमें आता है। तो ये काम जो है बीएनएस की धारा 117(2) के तहत आएगा, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना। और सजा? इसके लिए 7 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी। ये मामूली मारपीट से कहीं ज्यादा सीरियस मामला है। कहानी में एक और वाकया है। राघव का ड्राइवर एक मजदूर को सिर्फ इसलिए लाठियों से पीट देता है क्योंकि उसने कोई हुक्म नहीं माना था। यहाँ भी चोट तो लगी, पर शायद वो गंभीर चोट वाली कैटेगरी में नहीं आई, जैसे हाथ टूटने वाले मामले में थी। तो ये धारा 115(2) के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाना यानी सिंपल हर्ट का मामला बनता है। साधारण चोट। बिल्कुल, और इसकी सजा भी कम है, 1 साल तक की कैद या जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। कानून चोट कितनी गंभीर है उस हिसाब से सजा तय करता है। तो हिंसा के बाद कहानी में फिर लोगों की आजादी छीनने वाला एंगल आता है। रमेश की बहन, जिसने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत की थी, उसे राघव के लोग उठाते हैं और 9 दिन तक, सोचिए 9 दिन तक एक गोदाम में बंद रखते हैं। किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं बंद रखना या जाने से रोकना, ये कहलाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हिंदी में कहें तो गलत तरीके से बंदी बनाना। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीएनएस की धारा 127(3) खास तौर पर 3 से 10 दिन तक बंदी बनाने के मामलों को देखती है। तो ये 9 दिन बिल्कुल इसी दायरे में आते हैं। अच्छा, दिनों के हिसाब से भी धारा है? जी हाँ, और इस खास धारा के तहत 3 साल तक की कैद की सजा है। अगर ये कम या ज्यादा दिन होते तो शायद धारा या सजा कुछ और होती। फिर एक और गवाह है रफीक। वो बेचारा जैसे ही पुलिस को फोन मिलाने लगता है, उसे फौरन गाड़ी में डालते हैं और उठाकर किसी दूसरे जिले ले जाते हैं। कई दिनों तक बंधक बनाकर रखते हैं। अब ये मामला सिर्फ बंदी बनाने का नहीं रहा। किसी को जबरदस्ती एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना उसकी मर्जी के खिलाफ, ये अपहरण है, किडनैपिंग। अच्छा, ये किडनैपिंग हो गया? हाँ, बीएनएस की धारा 137(2) इस पर लागू होती है, और यहाँ सजा भी ज्यादा है, 7 साल तक की कैद हो सकती है और जुर्माना भी। इसका मकसद ये होता है कि भाई आदमी कहीं आ जा ना सके, उसकी आजादी पूरी तरह छीन लो। अब कहानी में एक अजीब सा मोड़ है, जहां जो शिकार है
वो खुद मुजरिम बन जाता है, कम से कम कानून की नज़र में तो। रफीक जो कैद में है, वो भागने के लिए पिंटू नाम के गुर्गे का, जो उस पर नज़र रख रहा था, मोबाइल फ़ोन चुरा लेता है। क्या ये सच में चोरी मानी जाएगी? मतलब वो तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। हाँ, देखिए, नैतिक तौर पर ये सवाल जरूर उठता है, लेकिन कानून इस मामले में बड़ा साफ है। किसी और की चलने वाली संपत्ति, जैसे मोबाइल फोन, उसकी मर्जी के बिना बेईमानी के इरादे से ले लेना चोरी है। ये बीएनएस की धारा 303(2) के तहत आता है। रफीक का इरादा भागना था, ठीक है, लेकिन उसने इसके लिए चोरी का रास्ता अपनाया। सजा इसमें 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। तो मतलब इरादा चाहे कुछ भी हो। हालांकि ये जरूर है कि जब अदालत सजा सुनाएगी तो वो शायद उन हालात पर गौर करे जिनमें ये चोरी हुई, पर तकनीकी तौर पर तो ये अपराध बन ही गया। इसके बाद राघव के लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो और बड़ा हाथ मारते हैं। पिंटू और उसके 5 और साथी, यानी कुल 6 लोग हो गए, हथियार दिखाते हैं और दिन दहाड़े सरकारी कैश वैन लूट लेते हैं। देखिए, यहाँ 2 शब्द हैं, लूट, रॉबरी, और डकैती, डकैती। इनमें जो मेन फर्क है वो शामिल लोगों की संख्या का है। अच्छा। कैसे? जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं तो कानून उसे डकैती मानता है, और ये ज्यादा गंभीर अपराध है क्योंकि यहाँ पिंटू समेत 6 लोग थे, तो ये मामला बना बीएनएस की धारा 310(2) के तहत डकैती का। ओके, 5 है ज्यादा मतलब डकैती। बिल्कुल, और इसकी सजा बहुत सख्त है, 10 साल तक की कैद, जिसे उम्र कैद तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर यही लोग 5 से कम होते, मान लीजिए 4 होते, तो ये धारा 309(4) के तहत लूट होती। उसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 10 साल और जुर्माना है। तो कहानी में शायद पहले लूट का जिक्र इसलिए था कि हो सकता पहले कम लोगों ने प्लान बनाया हो। हाँ, हो सकता है योजना बदलते बदलते लोग बढ़ गए हों। राघव सिर्फ मारपीट और लूटपाट ही नहीं करता, वो लोगों को डराता धमकाता भी है। एक दुकानदार को तो सीधे बोलता है, पुलिस को बताया तो अच्छा नहीं होगा, अंजाम भुगतने को तैयार रहना, तुम्हारा पूरा परिवार भुगतेगा। किसी को चोट पहुंचाने की या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना जिससे वो डर जाए, इसे कहते हैं आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये बीएनएस की धारा 351(2) के तहत एक अपराध है। सजा इसकी 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। मकसद यही होता है कि डर पैदा करके किसी को कुछ करने या ना करने पर मजबूर किया जाए। एक और जगह राघव का एक गुर्गा रमेश को चाकू दिखाता है और कहता है, ज्यादा बोला तो टांगे तोड़ दूंगा। अब ये वाली धमकी पिछली वाली से ज्यादा गंभीर है। क्यों? क्योंकि यहाँ धमकी दी जा रही है गंभीर चोट पहुंचाने की। टांगे तोड़ना गंभीर चोट है, और वो भी हथियार दिखाकर, चाकू दिखाकर। इसलिए ये मामला बीएनएस की धारा 351(3) में आता है। यहाँ सजा बढ़ जाती है 7 साल तक की कैद और जुर्माना। कानून धमकी कितनी गंभीर है और कैसे दी जा रही है, इस पर ध्यान देता है। और धमकाने का एक और तरीका, गुमनाम चिट्ठी। एक गुमनाम चिट्ठी भेजकर गवाही देने वालों को धमकाया जाता है कि अगर पीछे नहीं हटे तो गांव में दंगे करवा दिए जाएंगे। हाँ, जब धमकी गुमनाम तरीके से आती है, मतलब भेजने वाला अपनी पहचान छुपा रहा है, तो ये डर और ज्यादा पैदा करती है। पता नहीं कौन है, कहाँ से हमला कर दे। इसलिए कानून इसको अलग से देखता है। बीएनएस की धारा 351(4) इसी तरह की गुमनाम धमकी के बारे में है। अच्छा, गुमनाम धमकी की अलग धारा है? जी, सजा इसमें भी 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। पहचान छिपाकर धमकाना अपराध को और गंभीर बना देता है। राघव के लोग सिर्फ इंसानों पर ही जुल्म नहीं करते, वो संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे एक दुकान की खिड़कियां तोड़ दी। ये तो खैर आजकल लगता है आम सी बात हो गई है कई जगह। आम भले ही लगे, पर कानून इसे शरारत कहता है, मिसचिफ। मतलब जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या उसकी कीमत कम कर देना। खिड़की तोड़ने जैसा छोटा मोटा नुकसान बीएनएस की धारा 324(2) के तहत आता है। और सजा? क्योंकि नुकसान कम है तो सजा भी कम है, 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों। लेकिन वो यही नहीं रुके, एक सरकारी गोदाम में भी तोड़फोड़ की। हाँ, तो अब ये सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना निजी संपत्ति के मुकाबले ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है। ये बीएनएस की धारा 324(3) के तहत आता है, और सजा बढ़कर 1 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो जाती है। फिर एक व्यापारी के गोदाम को निशाना बनाया, उसको करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, 50,000। तो यहाँ कानून देखता है कि नुकसान कितना हुआ, मतलब आर्थिक नुकसान।
बीएनएस की धारा 324-4 उन मामलों को देखती है जहां नुकसान 20,000 रुपए से ज्यादा हो लेकिन 1 लाख रुपए तक का हो। अच्छा, अमाउंट के हिसाब से। जी, तो ये 50,000 इसी दायरे में आ गया। यहाँ सजा और बढ़ जाती है, 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। तो सीधा हिसाब है, नुकसान जितना बड़ा सजा उतनी ज्यादा। और राघव का एक कॉम्पिटिटर भी है कहानी में। उसकी प्रॉपर्टी को तो लाखों का नुकसान पहुंचाया गया। लाखों का। तो जब नुकसान 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो तो मामला और संगीन हो जाता है। अब लागू होती है बीएनएस की धारा 324-5। इसमें सजा 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। ये दिखाता है कि कानून बड़े आर्थिक नुकसान को बहुत गंभीरता से लेता है। कहानी में एक सीन ऐसा भी है जहां कुछ लोग लोहे की रॉड, लाठियां और पेट्रोल के कनस्तर लेकर जमा होते हैं। मतलब माहौल देख के लगता है कि वो सिर्फ तोड़फोड़ नहीं बल्कि किसी को गंभीर चोट पहुंचाने या शायद जान से मारने की तैयारी में है। बिल्कुल, ये सिर्फ शरारत या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से आगे की बात है। जब शरारत के इरादे के साथ साथ मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की तैयारी भी हो, जैसे आपने बताया पेट्रोल के कनिस्तर, खतरनाक हथियार लेकर जमा होना, तो ये बीएनएस की धारा 324 पार्ट 6 के तहत एक बहुत ही गंभीर अपराध बन जाता है। मतलब तैयारी करना ही जुर्म है। हाँ, यहाँ तैयारी ही अपने आप में जुर्म है और सजा 5 साल तक की कैद और जुर्माना है। बदला लेने की नियत राघव को और नीचे ले जाती है। वो अपने एक विरोधी की गाय को जहर देकर मरवा देता है। जानवरों के प्रति क्रूरता भी कानून के दायरे से बाहर नहीं है। किसी जानवर को मारकर, जहर देकर या उसे अपंग करके शरारत करना, ये बीएनएस की धारा 325 के तहत एक अलग अपराध है। खासकर गाय या बैल जैसे उपयोगी जानवर के मामले में ये और गंभीर हो जाता है। सजा 5 साल तक की कैद या जुर्माना, ये दोनों हो सकती है। फिर गांव वालों को परेशान करने के लिए एक और काम, खेतों तक पानी ले जाने वाली नहर काट दी जाती है। सिंचाई के साधनों को नुकसान पहुंचाना जिससे खेती पर असर पड़े, ये एक ऐसा काम है जिसका असर बहुत सारे लोगों पर पड़ता है। इसलिए बीएनएस की धारा 326A इसे एक अलग अपराध मानती है। नहर काटना इसी में आएगा। सजा यहाँ भी 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। और आखिर में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए सड़क पर पेड़ गिरा दिए, पत्थर रख दिए, रास्ता बंद कर दिया, ट्रैफिक जैम। सार्वजनिक रास्ता, सड़क या पुल को नुकसान पहुंचाना या उसमें रुकावट डालना, ये बीएनएस की धारा 326B के तहत आता है। ये आम लोगों की जिंदगी में बाधा डालने वाला काम है। इसके लिए भी सजा 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बाप रे, तो इतने सारे अपराध, हत्या से शुरू होकर सड़क जाम करने तक, आखिरकार कानून का शिकंजा कसता है। लंबी जांच, गवाही, सबूत और फिर कोर्ट का फैसला। राघव सिंह को हत्या के लिए यानी धारा 103 के लिए आजीवन कारावास, और जो बाकी इतने सारे अपराध थे उनके लिए भी सजा मिली, लेकिन वो समवर्ती हुई। जज साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा भी, राघव सिंह ने सिर्फ कानून ही नहीं तोड़ा, उसने इंसानियत का भी गला घोटा है। ये समवर्ती सजा क्या होती है? देखिए, समवर्ती सजा या कंकरेंट सेंटेंस का मतलब होता है कि जब किसी एक ही व्यक्ति को एक ही मुकदमे में कई अलग अलग अपराधों के लिए सजा मिलती है तो वो सारी सजाएं एक साथ चलती हैं। एक साथ मतलब जुड़ती नहीं है? नहीं, जुड़ती नहीं है, समानांतर चलती हैं। जैसे अगर राघव को हत्या के लिए उम्र कैद हुई और मान लीजिए डकैती के लिए 10 साल की सजा मिली, तो उसे कुल मिलाकर उम्र कैद ही काटनी होगी। ऐसा नहीं कि उम्र कैद पूरी होने के बाद फिर 10 साल और काटने पड़ेंगे। अच्छा, तो जो सबसे लंबी सजा है वही काटनी होती है असल में? बिल्कुल, जो सबसे लंबी सजा होती है वही प्रभावी तौर पर भुगतनी पड़ती है। ये न्याय प्रणाली का एक तरीका है सजा को संतुलित रखने का, खासकर जब एक ही घटनाक्रम में कई अपराध जुड़े हों, जैसा इस कहानी में हुआ।